हेलो स्टूडेंट्स, इट इज़ विनोद आचार्य। अब तक जो हमने पढ़ा, हमने चार्ज के बारे में अब तक पढ़ा है और आज हम दो चार्जेज का एक नया अरेंजमेंट लेकर आए हैं। एक नेचुरल अरेंजमेंट है और उसका नाम है इलेक्ट्रिक डाइपोल। दो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेज हैं हमारे पास। ये हमारा एक पॉजिटिव चार्ज है और ये हमारा नेगेटिव चार्ज है। इनके बीच में जो डिस्टेंस है, यदि ये फिक्स डिस्टेंस है, फिक्स्ड है, ये चेंज नहीं हो रही है, तो ऐसा अरेंजमेंट हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल बोला जाता है। द टू इक्वल एंड अपोजिट पॉइंट चार्जेस separated by a fixed distance is called electric dipole. टू इक्वल एंड अपोजिट, दोनों बराबर हैं। जितना मैग्नीट्यूड इस चार्ज का है उतना ही इस चार्ज का है। मैंने इसको प्लस क्यू लिया है, ये माइनस क्यू। आप चाहें तो दोनों चार्जेस को रिप्लेस कर सकते हैं, इधर पॉजिटिव आ जाएगा, इधर नेगेटिव आ जाएगा। तो दो इक्वल एंड अपोजिट, टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेज सेपरेटेड बाय ए फिक्स्ड डिस्टेंस एंड दिस अरेंजमेंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल। टू इक्वल एंड अपोजिट, टू इक्वल एंड अपोजिट पॉइंट चार्जेस सेपरेटेड बाय, उनके बीच में वो दूर हैं, सेपरेट हैं एक दूसरे से, सेपरेटेड बाय ए फिक्स्ड डिस्टेंस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल। ये जो अरेंजमेंट है इसको क्या बोला जाता है? डाइपोल। दो चार्जेज पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो कैसी रहनी चाहिए? सेम रहनी चाहिए, फिक्स रहनी चाहिए, चेंज नहीं होनी चाहिए। यदि वो चेंज नहीं हो रही है तो उस अरेंजमेंट का नाम रख दिया हमने इलेक्ट्रिक डाइपोल। द डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेज इज कॉल्ड लेंथ ऑफ द डाइपोल, डाइपोल लेंथ। The distance between or the separation between the charges, the separation or distance between the two charges of an electric dipole is called length of the dipole, is called length of the dipole. Yes, one more thing, ये हमारे पास एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है, इसमें दो चार्जेज हैं और दोनों बराबर हैं, दोनों अपोजिट हैं, तो चार्ज कितना हुआ बताइए? चार्ज कितना हुआ? जीरो। यस, इसका मतलब ये हुआ द चार्ज ऑफ द डाइपोल, द नेट चार्ज ऑन द डाइपोल इज जीरो। द नेट चार्ज ऑन द डाइपोल या ऑफ द डाइपोल इज जीरो। डाइपोल का जो नेट चार्ज होता है वह कैसा होता है? जीरो होता है। बट देन व्हाट अबाउट द इलेक्ट्रिक फील्ड? अब ऐसा पिछली जो ऑब्जर्वेशन हमारी रहती है कि यदि यहां चार्ज है तो फील्ड है, और यदि चार्ज जीरो है तो फील्ड भी जीरो है। बट इस केस में ऐसा नहीं है। वो रहता है कि द चार्ज ऑफ द नेट चार्ज ऑफ द डाइपोल इज जीरो। इसका नेट चार्ज जो है वो जीरो है पर इसका फील्ड है।
वो कैसे कि यदि आप ये चाहते हैं, ये देखिए हमारे पास ये हुआ नेगेटिव चार्ज, ये हुआ पॉजिटिव, दोनों के बीच में डिस्टेंस है, दोनों एक डिस्टेंस से एक दूसरे से दूर हैं। आप किसी भी पॉइंट पे, मान लो इस पॉइंट पे यहाँ आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हैं, तो अब देखिए इस चार्ज की वजह से फील्ड हो रहा और ये इस चार्ज की वजह से हो रहा। अब इस पॉइंट से दोनों जो इलेक्ट्रिक फील्ड हैं वो दोनों इक्वल एंड अपोजिट नहीं आएंगे, ना वो एक दूसरे से कैंसल होंगे, और इसलिए क्या हो रहा, ये फील्ड जरूर हो रहा, हमारा डाइपोल रहा फील्ड जरूर हो रहा। हमारी पिछली ऑब्जर्वेशन कहती है कि जहाँ चार्ज जीरो होता है वहाँ हमारा क्या होता है, फील्ड भी जीरो होता है। पर डाइपोल के केस में ऐसा होता है कि डाइपोल का नेट चार्ज जीरो होता है, बट स्टिल इट हैज इलेक्ट्रिक फील्ड, स्टिल इट हैज इलेक्ट्रिक फील्ड बिकॉज the charges are separated by some distance, so the electric fields due to these charges are not exactly equal and hence the net electric field is arise. तो हमने लिखा the net charge on the dipole is 0 but the electric field is non-zero, but the electric field is non-zero because the charges, कौन से चार्जेज, -q and +q, because the charges -q and +q are separated by some distance. So the fields due to these are, the charges -q and are separated by some distance, so the fields due to these charges are not exactly equal and opposite. So an electric dipole has इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ से हमें ये बात पता चली कि हमारा जो डाइपोल होता है, डाइपोल का जो नेट चार्ज होता है वो जीरो होता है और उसका फील्ड जीरो नहीं होता, क्योंकि किसी भी पॉइंट पर यदि वो हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे तो उसे दोनों चार्जेज की जो डिस्टेंस हो रही वो डिफरेंट हो रही, और इसका मतलब उस पॉइंट पर दोनों फील्ड्स का जो रिजल्टेंट आएगा वो कितना आएगा, नॉन जीरो आएगा। वहाँ से किसी भी पॉइंट, मान लो हमने यहाँ पॉइंट ले लिया, इस पॉइंट पे लेना है तो यहाँ से इसका फील्ड और यहाँ से इसका फील्ड, इस पॉइंट पे ले लिया तो ये फील्ड और इसका फील्ड, दोनों के फील्ड कभी भी इक्वल एंड अपोजिट नहीं आएंगे। तो हमारे पास इस अरेंजमेंट का, जो हमारा अरेंजमेंट है, क्या नाम है इस अरेंजमेंट का, इलेक्ट्रिक डाइपोल, और इसका हमेशा क्या होता है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, पर नेट चार्ज उस पर नहीं होता, नेट चार्ज उस पर नहीं होता। तो डाइपोल हैज नेट चार्ज इज इक्वल टू 0 एंड हैव इलेक्ट्रिक फील्ड। डाइपोल एक ऐसा अरेंजमेंट है जिस पर नेट चार्ज 0 होते हुए भी फील्ड होता है। डाइपोल का सिर्फ नेट चार्ज ही होता है, अदरवाइज उसमें अरेंजमेंट तो होता है। ओके, आगे हम इसकी कुछ प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं। डाइपोल की पहली प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल, प्रॉपर्टी हमने पढ़ ली है, इसी में ही हमने पढ़ लिया है। प्रॉपर्टी ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, पहली प्रॉपर्टी है इट हैज
electric field. It makes an electric field. It makes an electric field. Yet an electric field, यह फील्ड बनाता है, बिना नेट चार्ज के भी यह फील्ड बनाता है। दूसरी प्रॉपर्टी हमारे पास है कि यदि किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में हमारे पास ये डाइपोल हो रहा, इधर एक चार्ज है, इधर एक चार्ज है, बीच में सेपरेशन है। यदि डाइपोल को किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है तो डाइपोल रोटेट होना शुरू हो जाता है और वह अपने आप को फील्ड की डायरेक्शन में सेट कर लेता है। मान लो ये ऐसे है और फील्ड ऐसे है तो ये अपने आप को ऐसे कर लेता है। फील्ड भी अलाइन इटसेल्फ इन द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड, अलाइन इटसेल्फ इन द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड। तो हम लिखेंगे इफ वी पुट एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इट स्टार्ट रोटेटिंग। ये इसकी दूसरी प्रॉपर्टी है। इफ वी पुट एन इलेक्ट्रिक फील्ड, इफ वी पुट एन इलेक्ट्रिक डाइपोल in an electric field, it starts rotating. It starts rotating. It starts rotating. जब इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है डाइपोल को तो वह रोटेट करना शुरू कर देता है एंड ट्राई टू अलाइन इटसेल्फ, और अपने आप को वह उसी डायरेक्शन में ले आता है जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। तो ऑरेंज लिखा हमने एंड ट्राई टू अलाइन इटसेल्फ in a direction along the electric field, in a direction, या ऐसा भी बोल सकते हैं in the direction of electric field, फील्ड की डायरेक्शन में अपने आप को अलाइन कर लेता। तो ये दो प्रॉपर्टीज हमारे पास है। पहली कि हमारा डाइपोल जो होता है वो फील्ड बनाता है, और दूसरा यदि डाइपोल को किसी फील्ड में रखा जाता है, उसका अपना फील्ड तो होता ही है, यदि किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में उसको रख दिया जाए तो उस पर वो रोटेट करने लगता है। इसका मतलब समझते हो आप? यस, यदि ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है और ये रोटेट करना शुरू कर दे तो कौन सा मोशन हुआ? रोटेशनल मोशन। दो तरह के मोशन हमने पढ़ लिए अब +1 में, लीनियर मोशन और रोटेशनल मोशन। लीनियर मोशन में जो फोर्स लीनियर मोशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है और रोटेशनल मोशन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? याद कीजिए, फोर्स लग रहा किसी एंड पर तब ज़्यादा चीज़ें क्या करती हैं? रोटेट करती हैं। फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, याद कीजिए, आया? याद आया रोज? यस। क्या? इट एक्सपीरियंस टॉर्क, इट एक्सपीरियंस टॉर्क, इट मीन्स इट एक्सपीरियंस टॉर्क, इस यह टॉर्क का अनुभव करता है। इट एक्सपीरियंस टॉर्क। तो अब हमारी पूरी लाइन ऐसे बनी कि जब हमारा डाइपोल किसी फील्ड में रखा जाता है तो उस पर क्या होता है? तो वह घूमने लगता है और अपने आप को फील्ड की डायरेक्शन में बना लेता है। इसका मतलब ये हुआ कि उस पर टॉर्क लगता है। अब यहाँ तक हमें ये पता चला कि डाइपोल एक अरेंजमेंट है, दो एक पेयर का, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस के पेयर का एक अरेंजमेंट है हमारे पास। उसमें पैर नेगेटिव है, दूसरा पॉजिटिव है, उनके बीच में जो डिस्टेंस है वो डाइपोल की लेंथ होती है। और जब इसी डाइपोल को फील्ड में रखा जाता है तो क्या होता है? इसकी फिरकी बन जाती है, यह घूमने लगता है। उसके बाद यदि यह घूमने लगता है देन
ईस्टा मतलब इस पर टॉर्क लगता है, ईस्टा मतलब इस पर टॉर्क लगता है। और एक बात और यहाँ से सामने आती है कि जिस डाइपोल पर जितना ज़्यादा टॉर्क लगता है वह डाइपोल उतना अच्छा होता है। मोर टॉर्क एक्सपीरियंस बाय द डाइपोल, मोर टॉर्क experienced by the dipole more effective the dipole, more effective the dipole। इस बात को दोबारा पढ़िए कि मोर टॉर्क एक्सपीरियंस्ड बाय द डाइपोल, डाइपोल को जितना टॉर्क ज़्यादा महसूस होता है वह उतना ही इफेक्टिव होता है, अच्छा होता है। अब यह इफेक्टिवनेस, द इफेक्टिवनेस ऑफ द डाइपोल, द इफेक्टिवनेस ऑफ द डाइपोल कि हमारा डाइपोल कितना प्रभावी है, कितना अच्छा है। The effectiveness of the dipole is expressed in terms of a new measurable physical quantity। physical quantity called electric dipole moment। अब हमें यह पता चला कि जब भी डाइपोल को फील्ड में रखा जाता है वह रोटेशन में आ जाता है, रोटेशन में आता है, इसका मतलब ये वॉस पर टॉर्क लगता है। तो यहाँ से हमने एक बात सीख ली कि जिस पे जितना ज़्यादा टॉर्क लगता है वह उतना ही अच्छा डाइपोल होता है। मोर टॉर्क एक्सपीरियंस्ड बाय द डाइपोल, मोर इफेक्टिव द डाइपोल इज। Yes, it means the effectiveness of a dipole is expressed in terms of a new measurable physical quantity called the electric dipole moment। इसका मतलब ये हुआ कि हम कितना अच्छा हमारा डाइपोल है ये देखने के लिए हमने एक नई फिजिकल क्वांटिटी बना दी है और उस फिजिकल क्वांटिटी का नाम हमने रख दिया है डाइपोल मोमेंट। अब हम कोई भी डाइपोल हो रहा हमारे पास उसका डाइपोल मोमेंट निकाल लेंगे। अब डाइपोल मोमेंट से हमें ये पता चलेगा कि उस पर लगने वाला टॉर्क कितना है। अब पहले तो हमने ये बोल दिया कि भाई जिस पर जितना ज़्यादा टॉर्क लगेगा वह उतना ही इफेक्टिव डाइपोल होगा। और उसके बाद हमने इस प्रॉपर्टी को, डाइपोल की इस प्रॉपर्टी को एक नई फिजिकल क्वांटिटी से मेजर करने का सोचा है और वो नई फिजिकल क्वांटिटी हमारे पास है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट, डाइपोल मोमेंट भी बोल देते हैं इसको, डाइपोल मोमेंट। इट इज डिनोटेड बाय द लेटर स्मॉल p। इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, यस, लाइक दिस, डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट वास्तव में हमारा डाइपोल कितना पावरफुल है यह हमें बताता है कि हमारे डाइपोल की पावर की स्ट्रेंथ कितनी है। द स्ट्रेंथ ऑफ द डाइपोल, द डाइपोल मोमेंट इज अ मेजर ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ द इलेक्ट्रिक डाइपोल। डाइपोल मोमेंट is the measure of the strength of electric dipole, strength of electric dipole, of electric dipole. It is a vector quantity. It is a vector quantity. इसी दोनों चीजें होती हैं, मैग्नीट्यूड भी एंड डायरेक्शन भी। इट हैज बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल डायरेक्शन। और इसकी डायरेक्शन क्या होती है? इसकी डायरेक्शन होती है नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। इसीलिए याद कीजिए जब मैंने डाइपोल बनाया था मैं ऐसे बनाया था, यहाँ नेगेटिव लिया था और ये इन दोनों के बीच की डिस्टेंस हुई और यहाँ मैंने पॉजिटिव लिया था, ताकि
यदि मुझे कोई पूछे कि इसके डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या है, तो मैंने इसको ऐसे दिखा दिया कि हम उसको ऐसे बना देंगे। तो जब भी ये सिंप्लिसिटी के लिए है कि जब भी मैं डाइपोल बनाऊंगा तो डाइपोल में पहले मैं नेगेटिव चार्ज लूंगा, दूसरी तरफ पॉजिटिव लूंगा, और नेगेटिव और पॉजिटिव बनाते ही तो एक ऐसे लाइन लगा दूंगा और उस लाइन के आगे हम ऐसे लिख देंगे पी कि यह डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन है। तो अब ये वेक्टर क्वांटिटी है और इसकी डायरेक्शन कहाँ से आती है? इसकी डायरेक्शन है नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज। इट्स डायरेक्शन क्वांटिटी डायरेक्टेड फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज। अब बात आती है, ये तो डायरेक्शन हुई, अब बात आती है इसकी कि इसका मैग्नीट्यूड किसके बराबर होता है। ठीक है, डायरेक्शन तो आपने बता दी कि नेगेटिव से पॉजिटिव के बराबर है, और यहाँ हमारा ये +q चार्ज है और इधर हमारा -q चार्ज है। अब इसने हमें डाइपोल मोमेंट के बारे में बताया है कि मैग्नीट्यूड जो होता है डाइपोल मोमेंट का वो कितना होता है। द डाइपोल मोमेंट इज इक्वल टू दी प्रोडक्ट ऑफ दी आइदर चार्ज एंड द लेंथ ऑफ द डाइपोल। लेंथ ऑफ द डाइपोल कितनी लेनी है बताइए? ये ले लेते हैं, ये दोनों, ये सेंटर हो गया और इसको मैंने मान लिया कि यहाँ से ये यहाँ तक 2L है। इन दोनों के बीच में जो सेपरेशन है वो 2L है। तो हमने मैग्नीट्यूड या हमने लिखते हैं द डाइपोल मोमेंट इज इक्वल टू दी प्रोडक्ट ऑफ डाइपोल मोमेंट, प्रोडक्ट ऑफ ऐसे डाइपोल मोमेंट इज इक्वल टू Q इंटू 2L। L क्या है? L एक तरह से नेगेटिव से पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ जाते हुए डिस्टेंस है, इसीलिए उसको हमने वेक्टर क्वांटिटी दिखाया है। एक तरह से हम ये भी बोल सकते हैं कि यहाँ जो L है, जो 2L है, ये इन दोनों के बीच का डिस्प्लेसमेंट है, इसीलिए हमने इसको वेक्टर क्वांटिटी लिया है। और हमारी जो P है ये वेक्टर क्वांटिटी बनती है, क्योंकि चार्ज क्या है? एक स्केलर क्वांटिटी है, हमने शुरू में ही पढ़ा था, चार्ज स्केलर। डाइपोल मोमेंट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ आइदर चार्ज, कोई सा भी चार्ज, द प्रोडक्ट ऑफ आइदर चार्ज, किसी भी चार्ज का प्रोडक्ट ले लो आप। इसका मतलब समझते हो आप कि आप चाहे तो ये वाला चार्ज ले लो, चाहे ये ले लो। इसका मतलब ये हुआ कि हम सिर्फ चार्ज का मैग्नीट्यूड कंसीडर करते हैं। इसका मतलब हम चार्ज का मैग्नीट्यूड कंसीडर करते हैं। उसने बोला है ना कि आप कोई सा भी चार्ज लो और उसको 2L के साथ मल्टीप्लाई कर दो। अब वैसे देखा जाए तो ये चार्ज लेने तो रिजल्ट दूसरा आएगा, ये लेने तो दूसरा आएगा, वो रह रहा दोनों में सेम आएगा। इट मीन्स हम चार्ज का मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं कि आपने क्या लेना है, कोई से भी चार्ज का मैग्नीट्यूड इज डाइपोल मोमेंट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ आइदर चार्ज एंड द लेंथ ऑफ द डाइपोल अब हमारे पास आ रहा है PQ इंटू 2L। अब यहाँ से यूनिट निकालिए इसकी। यूनिट क्या बनेगी डाइपोल मोमेंट की? यूनिट ये हुआ डाइपोल मोमेंट, और इधर हुआ, ये तो हुआ हमारा चार्ज, और ये हुआ लेंथ। चार्ज यूनिट क्या होती है? कूलाम। हाँ जी, ये बनती ये डाइपोल मोमेंट की जब भी यूनिट आएगी हमारे पास वो कूलाम मीटर आएगी। और दूसरा अब डाइपोल मोमेंट के बारे में एक दो बातें और हैं हमारे पास। वो अब ये है कि हमारे पास ये डाइपोल बना हुआ है, और इस डाइपोल के ये दो चार्जेज हैं हमारे पास। इन दो ऐसी कोई एक्सिस जो दोनों चार्जेज के सेंटर में से पार हो जाए, ऐसी कोई लाइन। द लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द टू चार्ज ऑफ द डाइपोल इज कॉल्ड एक्सियल लाइन ऑफ द डाइपोल। एक्सियल लाइन
ऑफ डाइपोल। तो हमारे पास अब हम लिखते हैं कि एक्सियल लाइन ऑफ द डाइपोल क्या होती है। तो एक्सियल लाइन ऑफ डाइपोल क्या होती है कि डाइपोल के दोनों चार्जेज के सेंटर में से पार होने वाली जो लाइन होती है, जो उसके दोनों सेंटरों में से पार हो जाए, और उसको क्या बोलते हैं हम उसको बोलते हैं एक्सियल लाइन। इट मे बी एक्सटेंडेड ऑन आइदर साइड ऑफ द चार्ज के दोनों साइड में, किसी भी साइड में आप उसको बढ़ा सकते हैं। तो हमने लिख दिया लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ टू चार्जेस। द लाइन passing through the line passing through the center of two charges of an electric dipole। किसी डाइपोल के, ऐसी लाइन जो डाइपोल के दोनों चार्जेज के सेंटर में से पार हो जाती है, इज कॉल्ड एक्सियल लाइन ऑफ द डाइपोल। एक्सियल लाइन ऑफ द डाइपोल इज कॉल्ड एक्सियल लाइन ऑफ द डाइपोल। अब यहाँ यस, एक्सियल लाइन ये होती है हमारी एक्सियल लाइन। अब उसके बाद हमारे पास एक नई लाइन हमने ली है जो डाइपोल का सेंटर है। ये डाइपोल का सेंटर है, ये डाइपोल के सेंटर में से पार होती है, और एक्सियल लाइन के क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। द लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द डाइपोल एंड नॉर्मल टू दी या परपेंडिकुलर टू दी एक्सियल लाइन इज कॉल्ड इक्वेटोरियल लाइन। इज कॉल्ड इक्वेटोरियल लाइन ऑफ द डाइपोल। इक्वेटोरियल लाइन ऑफ द डाइपोल। तो हमारे से किसी ने पूछ लिया व्हाट डू यू मीन बाय द इक्वेटोरियल लाइन ऑफ द डाइपोल। इक्वेटोरियल लाइन ऑफ द डाइपोल, इक्वेटोरियल लाइन ऑफ द डाइपोल। तो हमने बोला द लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द डाइपोल। ऐसी लाइन जो सेंटर में से पास हो रही है। द लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द डाइपोल, पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द डाइपोल एंड, और वो नॉर्मल है। ये देखिए लाइन नॉर्मल है, ये 90 का कोण बनाया इसने एक्सियल लाइन के साथ। नो एंड नॉर्मल, परपेंडिकुलर भी बोल देते हैं इसको, एंड नॉर्मल टू दी एक्सियल लाइन ऑफ द डाइपोल। एक्सियल लाइन ऑफ द डाइपोल, एक्सियल लाइन ऑफ द डाइपोल इज कॉल्ड इक्वेटोरियल लाइन। इज कॉल्ड इक्वेटोरियल लाइन, इज कॉल्ड इक्वेटोरियल लाइन। यस, हमने अब पढ़ा कि एक डाइपोल होता है, डाइपोल की लेंथ होती है, डाइपोल का फील्ड होता है, डाइपोल की जो स्ट्रेंथ होती है वो डाइपोल मोमेंट से मापी जाती है, और फिर हमने ये पढ़ा कि डाइपोल की एक एक्सियल लाइन होती है और एक डाइपोल की हमारे पास इक्वेटोरियल लाइन होती है। और उसके बाद अब हम देखते हैं छोटी सी बात और डाइपोल के बारे में हम देखते हैं कि व्हाट इज़ द फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ द डाइपोल। फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ द डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल। फिजिकल सिग्निफिकेंस, हमने फील्ड की फिजिकल सिग्निफिकेंस देखी थी, हमने इलेक्ट्रिक फील्ड की जब फिजिकल सिग्निफिकेंस देखी तो हमने बात की थी कि इसका कुछ फ़ायदा भी है या नहीं। फिजिकल सिग्निफिकेंस का मतलब होता है कि इसका कोई ये एप्लीकेबल भी है या नहीं। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल हमें पता है कि हमारे जितने सबस्टांस है या मैटर है, वो जितने भी मैटर है वो एटम से या मॉलिक्यूल से बना हुआ है।
मॉलिक्यूल से बना हुआ है। जितना मैटर है वो सभी मॉलिक्यूल से बना हुआ है, और जो हमारे मॉलिक्यूल्स हैं नेचर में, जो मॉलिक्यूल्स हैं वो इलेक्ट्रिक डाइपोल की तरह काम करते हैं। दे आर एक्टिंग एज दी इलेक्ट्रिक डाइपोल, दे आर एक्टिंग एज द इलेक्ट्रिक डाइपोल। और उनके इलेक्ट्रिक डाइपोल की स्टडी से हम सबस्टांसीज के, जो हमारे आयनिक सबस्टांसीज है, उनका इलेक्ट्रिक बिहेवियर बता सकते हैं। वी कैन वी कैन आइडेंटिफाई द इलेक्ट्रिक बिहेवियर ऑफ द आयनिक सबस्टांसीज विद द हेल्प ऑफ द स्टडी ऑफ द इलेक्ट्रिक डाइपोल। इस दुनिया में जितनी भी मटेरियल्स हैं वो सारे एटम से बने हुए हैं, एटम से मॉलिक्यूल्स बने हुए हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जितने सबस्टांसीज हैं वो सारे मॉलिक्यूल से बने हुए हैं, और जो मॉलिक्यूल्स हैं वो अपने आप में क्या हैं, डाइपोल हैं। वो अपने आप में क्या हैं, डाइपोल हैं। और डाइपोल ऑन द बेसिस ऑफ द इलेक्ट्रिक डाइपोल हमारे पास दो तरह के सबस्टांसीज हैं, पोलर मॉलिक्यूल्स, पोलर मॉलिक्यूल्स, पोलर जिसमें पोल हो, जिसमें पोल हो। इसका मतलब ये हुआ कि जितने भी मॉलिक्यूल्स हमारे पास हैं उन सब में सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज भी होता है और सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज भी होता है। मान लो इसका ये सेंटर है पॉजिटिव चार्ज का, और ठीक इसी के नीचे एक सेंटर आ जाए, सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज, सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज। लेट मी शो वन थिंग। मान लो हमारे पास ये सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज है, ये पूरा डस्टर, ये सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज है, और इसी के नीचे ये सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज है। ये दोनों क्या हो जाएं, एक दूसरे से ऐसे आ जाएं, सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज और सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज। अब ये तो यहाँ ये पॉजिटिव चार्ज का सेंटर है, ये नेगेटिव चार्ज का सेंटर है, और ये दोनों आपस में क्या हो रहे हैं, कोइंसाइड कर रहे हैं, ये एक दूसरे से मिल चुके हैं। इफ़ द सेंटर ऑफ मास ऑफ द चार्जेस, ये एक दूसरे से मिल रहे। अब इसका मतलब ये हुआ कि यहीं तो पॉजिटिव चार्ज नज़र आ रहा है आपको, इसी के पीछे नेगेटिव चार्ज का सेंटर है। तो अब हमारे पास यहाँ दोनों चार्ज दूर दूर नहीं है, वो एक ही जगह है। हमें अब डाइपोल सिचुएशन क्या रहती है कि आपके पास जो पॉजिटिव चार्ज हैं और जो नेगेटिव चार्ज हैं वो दूर दूर होने चाहिए। तो हमारे पास दो तरह के मॉलिक्यूल्स हैं, नॉन पोलर और पोलर मॉलिक्यूल्स। If the center of positive charge is are coincide with the center of negative charges, यदि पॉजिटिव चार्ज का सेंटर और नेगेटिव चार्ज का सेंटर आपस में मिल जाते हैं, देन द मॉलिक्यूल्स आर नॉन पोलर मॉलिक्यूल। नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। अब पोलर्स में क्या हो रहा, जब आपके सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज और सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज दोनों दूर दूर हों, वो दूर दूर हों, इसका मतलब वो एक दूसरे से कोइंसाइड नहीं कर रहे हैं। इफ द सेंटर ऑफ द पॉजिटिव चार्ज इज नॉट चार्ज, पॉजिटिव चार्ज इज, यस, coincide with center of negative charges, then the molecules are polar molecules. Then the molecules are polar molecules, जिनमें पॉजिटिव और नेगेटिव आपस में कोइंसाइड नहीं करते। दे हैव डाइपोल मोमेंट।
यदि वो डाइपोल हैं, दे बिहेव लाइक ए डाइपोल, यदि जो पोलर मॉलिक्यूल्स हैं उसमें सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज और सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज आपस में कोइंसाइड नहीं करते, दे आर सेपरेटेड बाय ए फिक्स्ड डिस्टेंस, इट मींस दे आर पोलर। अब यदि वो पोलर हैं तो वो डाइपोल हैं, डाइपोल हैं तो उनका डाइपोल मोमेंट होगा, तो दे हैव डाइपोल मोमेंट, दे हैव डाइपोल मोमेंट। और नॉन पोलर दे डू नॉट हैव डाइपोल मोमेंट, दे डू नॉट हैव डाइपोल मोमेंट। बट जब पोलर रहा तो ठीक है, पोलर में पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज एक दूसरे से अलग थे और हमारे पास ये क्या हुआ, ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज दूर दूर थे, डाइपोल हो गया, डाइपोल है तो उनका डाइपोल मोमेंट है। यस, अब उसके डाइपोल मोमेंट की स्टडी से हम उसका इलेक्ट्रिक बिहेवियर बता सकते हैं। अब देखिए नॉन पोलर में क्या हुआ, वैसे तो नॉन पोलर में दोनों सेंटर एक दूसरे के पास थे, सेंटर की वजह से, पास होने की वजह से क्या हुआ, ये डाइपोल नहीं बने हैं, इसीलिए नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हुए। नॉन पोलर हैं तो डाइपोल नहीं है, डाइपोल नहीं है इट मींस डाइपोल मोमेंट भी जीरो है। अब यदि उनका डाइपोल मोमेंट, दे डू नॉट हैव डाइपोल मोमेंट, बट ये देखा गया व्हेन they placed in electric field, जब भी जो हमारे नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं इनको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, when they placed in electric field they become polar, they become polar, और वो भी पोलर बन जाते हैं। जब फील्ड में रखे जाते हैं वो पोलर बन जाते हैं, इट मीन्स दे हैव सम डाइपोल मोमेंट, दे हैव सम डाइपोल मोमेंट कॉल्ड इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट। इंड्यूस्ड, ये इंड्यूस हुआ है, ये फील्ड में रखने की वजह से इंड्यूस हुआ है, पहले नहीं था, पहले तो इसका डाइपोल मोमेंट जीरो था। इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट, दे हैव इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट, दे हैव इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट, दे हैव सम डाइपोल मोमेंट। जब वो फील्ड में रखे जाते हैं तो वो पोलर बन जाते हैं। क्या हुआ, जो अब पहले क्या हो रहा था इंटर नॉन पोलर का, कि सेंटर और पॉजिटिव चार्ज था और नेगेटिव चार्ज था, सेंटर आपस में कोइंसाइड कर रहा था, इसी वजह से इनमें पोल नहीं बने थे, ये डाइपोल नहीं था। जैसे ही इनको फील्ड में रखा इनकी अरेंजमेंट चेंज हो रही, पहले तो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों एक ही जगह थे, यहीं पॉजिटिव था इससे, अब क्या हुआ पॉजिटिव इधर आ रहा और नेगेटिव थोड़ा इधर चला गया, और उनका इन मॉलिक्यूल्स का भी फील्ड में इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट हो जाता है। और इस प्रकार का जो हमारा डाइपोल मोमेंट होता है उसको बोलते हैं हम इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट। इंड्यूस्ड, जो इंड्यूस हुआ है, इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट। तो यहां से हम ये बोल सकते हैं फ्रॉम द स्टडी ऑफ electric dipole moment of the substances from the study of electric dipole moment of the substances we can estimate the, हम अंदाजा लगा सकते हैं, वी कैन एस्टिमेट दी इलेक्ट्रिक बिहेवियर ऑफ सबस्टांसेस। डाइपोल मोमेंट से हमें हमारे सबस्टांसेस का इलेक्ट्रिक बिहेवियर पता लगाने में सहायता मिलती है। इसका मतलब हम ये पता लगा लेते हैं कि हमारा जो सबस्टांस है उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पार हो रही या नहीं हो रही, वो कंडक्टर हो रहा है या इंसुलेटर हो रहा है, यही तो होता है इलेक्ट्रिक बिहेवियर। तो विद द हेल्प ऑफ डाइपोल मोमेंट वी कैन एस्टिमेट दी इलेक्ट्रिक बिहेवियर ऑफ दी मटेरियल। ओके, और आज हमने डाइपोल मोमेंट के बारे में जो हमारी जर्नल डिस्कशन रही है बस इतना ही है, और नेक्स्ट लेक्चर में हम इससे आगे काम करेंगे। ओके, थैंक यू।